हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक देखो, जो हम चैप्टर आज पढ़ रहे हैं वो बोर्ड में नहीं है, आईआईटी पीएमटी के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। तो देखो, इसमें जो आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पैरेलल रिएक्शन। देखो, बोर्ड में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट रिएक्शन होती है, एक ही रिएक्टेंट सीधा एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखो, पैरेलल का मतलब है इफ ए रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। लेट हमारे पास एग्जांपल है कि ए जो है ये रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, एक बन रहा है बी और एक बन रहा है सी। तो जो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, अब एक ये रिएक्शन भी चल रही है और एक ये रिएक्शन भी चल रही है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। कई जगह ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा भाई कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और साथ में कन्वर्ट हो रहा है सी में। आप जैसे पढ़ोगे भी आगे ऑर्गेनिक में कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है, तो उस टाइम पे जैसे ये रिएक्शंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। लेट हम ये मान लेते हैं, आप स्टैंडर्ड केस ही लिखते हैं सीधा कि लेट यहाँ पे n1 नंबर ऑफ p1 प्रोडक्ट बन रहे हैं, n2 नंबर ऑफ p2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप b और c भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे किया हुआ है p2 और p1। ये आगे नंबर है, जैसे हम ये कह दें कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल आ जाए कि a कन्वर्ट होके 2b बना रहा है और 3c बना रहा है। तो अगर मान लो कि ये p1 है तो ये n1 की वैल्यू होगी, ये n2 की वैल्यू है और ये क्या है, ये p2 है। तो भाई अब इस केस के अंदर ये अपन ने स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखी हुई है। इस केस के अंदर देखो, आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारे पास रेशो आ रहा है प्रोडक्ट का, रेशो ऑफ p1 टू रेशो ऑफ p2, ठीक है। या अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप ये लिख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t टू कंसंट्रेशन ऑफ c एट एनी टाइम t, अगर यहाँ पे b और c लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे पास ये रेशो है ये हमेशा इक्वल आएगा n1 k1 अपॉन n2 k2। भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे इनके, हम आगे अब 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं तो हम उसमें डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इनके फॉर्मूले लिखेंगे और उससे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आपके पास ये बन रहा है रेशो ऑफ p1 टू रेशो ऑफ p2 जो है वो इक्वल आएगा n1 k1 अपॉन n2 k2। इसके बाद मान लो कि ये आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ p1। भाई अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन p1 की निकालनी है तो ये इक्वल आएगा n1 k1 अपॉन n1 k1 प्लस n2 k2। अगर मान लो ऐसे ही आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ p2 अगर ये निकालना है तो ये आएगा n2 k2 डिवाइडेड बाय n1 k1 प्लस n2 k2। भाई आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, आप इनको लिख लीजिएगा एक जगह पे, ठीक है। इसके बाद मान लो कि अगर वो आपको ये कह दे कि आपको फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t। अगर किसी टाइम t के ऊपर आपको A की कंसंट्रेशन निकालनी है तो देखो ये इक्वल आएगा n1, ये लिख लो A0, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t जो है वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो।
एट द सेम टाइम अगर आपको ये निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, या P1 लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ P1 एट एनी टाइम टी, ये हमारे पास आएगा N1K1 A0 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। आप ये टर्म ध्यान रख सकते हो, ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा आपको। आपको क्या करना है कि जिस प्रोडक्ट की आपको कंसंट्रेशन निकालनी है उस प्रोडक्ट का आपको रेट कांस्टेंट यहाँ पे रखना है, उसका जो स्टिचोमेट्रिक नंबर यहाँ पे रखना है, ये हमारे पास ओवरऑल है, और ये टर्म जो है वो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब इसके बाद अगर मान लो ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ P2 एट एनी टाइम टी आपको फाइंड करना है, तो वो इक्वल आएगा N2K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2, साथ वाली टर्म कांस्टेंट है 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी। तो भाई ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो कि वो आपको पैरेलल रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालने के लिए कहता है, ई एवरेज दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पैरेलल रिएक्शन, ये इक्वल आएगा K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये एक्टिवेशन एनर्जी E1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ साइड रिएक्शन 1, ये साइड रिएक्शन 2, और ये हमारे पास ओवरऑल एनर्जी। तो भाई कुछ फॉर्मूले तो हमारे पास ये हैं। अब इसके बाद देखो, अब एक फॉर्मूला इसमें ये और बन सकता है, यहाँ पे ये सबसे पहला जो एजम्पशन मान के चल रहा है वो ये है कि ए फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। भाई ए जो है ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है इस टाइम पे। तो भाई अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर ना एक फॉर्मूला और ये बन सकता है K1 प्लस K2। भाई फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन थी उसी को आगे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग। अब देखो इसके बाद जैसे वहाँ पे करते थे कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम टी। भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट ये एवरेज रेट कांस्टेंट रख देंगे यहाँ पे। भाई हम एवरेज रेट कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं। अगर वो ये कह रहा है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो फिर वैसे ही T1/2 निकालना होगा, तो 0.693 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो भाई पैरेलल रिएक्शन जो है उसके ये फॉर्मूला सारे हैं। अब देखो इससे रिलेटिवली जो क्वेश्चन बन सकता है, देखो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए कहता है सीधा कि भाई आपको ये वो कह रहा है कि कोई पैरेलल रिएक्शन है और पैरेलल रिएक्शन के अंदर वो हमारे को ये कह रहा है कि भाई आपको एक परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड करनी है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो हमारे को ये कह रहा है कि भाई ए कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे को बना के दे रहा है बी और ये हमारे को बना के दे रहा है सी। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि जो ये सब्सटेंस ए है ये फर्स्ट ऑर्डर डिसोसिएशन को फॉलो करता है, और भाई जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा हमेशा, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा का कोई केस नहीं है हमारे पास। अब इसके बाद वो हमारे को ये कह रहा है कि इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। उसने हमारे को K1 और K2 की वैल्यू बता रखी है। तो K1 किसके इक्वल है, 1.26 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स।
और उसने हमारे को K2 बता रखा है। जो K2 की वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 3.8 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। उसने हमारे को ये कह रखा है। अब वो कह रहा है हमारे को फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी एंड सी। आपको क्या करना है, बी और सी की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें मैच करना है बस इससे। अब इस केस के अंदर देखो, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर फॉर्मूले भी लिखे थे। देखो, जो हमने परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लिखा था, तो अगर मान लो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी निकालना है। अब देखो, जो हमने फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे क्या था, P1, बस इतना ही फर्क है इसमें। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी अगर आप वहाँ पे देखें तो P1 किसके इक्वल था, N1K1 अपॉन N1K1 प्लस N2K2। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं साथ में 100%। तो भाई अब इस केस के अंदर जो P1 है वो किसके इक्वल है, B के। अब देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो N1 और N2 की वैल्यू तो क्या आ रही है यहाँ पे 1 1 आ रही है। तो अब इसके बाद K1 की वैल्यू कितनी है, तो उसने K1 की वैल्यू हमारे को बता रखी है 1.26 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय K1 1.26 इंटू 10⁻⁻4 प्लस K2 की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 100%। भाई हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सोल्व करो। अब देखो, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं बस हमें यही करना था, परसेंटेज कंपोजिशन बी और सी की फाइंड करनी थी। तो यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी निकल सकता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर सेम करनी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर देखो, टर्म ये है 1.26 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर इसको 10⁻⁻5 करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12.6 इंटू अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा 12.6 इंटू 10⁻⁻5। तो वहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं। तो 1.26 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 12.6 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 3.8 इंटू 10⁻⁻5। या तो इसको -4 कर लो या इसको -5 कर लो। अब इसमें से 10⁻⁻5 कॉमन आ जाएगा, तो 10⁻⁻5 कॉमन आ रहा है, तो 12.6 प्लस 3.8। आप इसको ऐड कर लो। तो ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 12.6 3.8 461, तो 16.4। तो 1.26 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5 इंटू 16.4। ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो जब पावर ऊपर जाके प्लस हो रही है तो ये बचेगा 1.26 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 16.4। तो इसको लिख सकते हो 12.6 बाय 16.4 इंटू में 100%। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी। ऑन द सेम बेसिस यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सी। तो भाई यहाँ से आप परसेंटेज कंपोजिशन बी और सी की जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो भाई इस पे से जो क्वेश्चन बनता है, आज तक जो क्वेश्चन इस पे से आए हैं इस टाइप की रिएक्शन से, वो परसेंटेज कंपोजिशन के ही आते हैं। अब इसके बाद हम इस पे से एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अब देखो, अब वो हमारे को ये कह रहा है स्टेटमेंट में कि भाई एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री रिएक्शन है। ही इज सेइंग एक कन्वर्ट होके बना रहा है 2B और एक बन रहा है C। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। तो वो कह रहा है अगर यहाँ पे K1 बाय K2 की वैल्यू जो है वो 1/2 है,
ये उसने बता रखा है हमारे को कि K1/K2 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, ठीक है। और वो ये कह रहा है इफ वी आर स्टार्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ A, भाई अगर हम A के 2 मोल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो बताओ कि यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B एंड C। तो भाई आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं A, B और C के व्हेन 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। भाई जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो वो कह रहा है उस टाइम पे ये बताओ कि A, B और C के कितने मोल बच रहे होंगे। तो भाई अब ये स्टेटमेंट हमारे को गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारे को उसने ये कह रखा है कि ये रिएक्शन है, ठीक है। वो कह रहा है कि हम A के 2 मोल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बताओ कि A, B और C के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने होंगे। अब देखो, अब इस केस के अंदर लेट मैं ऐसे लिख रहा हूं कि A जो है ये एक तो हमारे को B बना के दे रहा है और एक C बना के दे रहा है, ठीक है। B बन रहे हैं 2। अब पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। भाई इनिशियली हमने स्टार्ट किया इसके 2 मोल से, तो इसके होंगे 0। ऐसे ही हमारे पास जो C बन रहा है इसके भी इनिशियली मोल कितने होंगे, इनिशियली इसके जो मोल होंगे वो कितने होंगे 0, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये भी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो भाई अगर इस रिएक्शन को कंसीडर करें हम पहले सिर्फ A से इसको, तो भाई अगर इसकी कंसंट्रेशन, अगर मैं ये कहूं कि आप 1/1 लिख लो पहले इसको, लेट मैं ये कह रहा हूं अगर कि इसकी कंसंट्रेशन X डिक्रीज हो रही है एट T इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने हैं जब A जो है वो कितना रिएक्ट कर जाए 50%। तो मान लो कि एट एनी टाइम T इज इक्वल टू T सेकेंड इसकी जो कंसंट्रेशन है वो X रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब इसकी कंसंट्रेशन अगर X रिड्यूस हुई तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होगी, 2X। भाई देखो इसका 1 मोल टूट के इसके 2 मोल बना रहा है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन X डिक्रीज हो रही है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, 2X, ठीक है। अब ऐसे ही एक रिएक्शन है हमारे पास A से C की। तो भाई अब लेट अगर इनिशियली इसके 2 मोल थे, इसके कितने थे 0, तो एट एनी टाइम T इज इक्वल टू T सेकेंड इसकी कंसंट्रेशन अगर Y डिक्रीज हुई, देखो दोनों के लिए हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। भाई अगर इसकी कंसंट्रेशन Y डिक्रीज हुई तो अब 1 रेशो क्या है 1, इसकी कितनी इंक्रीज होगी Y। तो एट एनी टाइम T जो रिएक्टेंट हमारा A है इसके लिए X कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है किसकी वजह से, B की वजह से, और Y कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है किसकी वजह से, C की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख लो, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 - X - Y है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 2X, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी Y। तो भाई उसने हमारे को ये इक्वेशन दी थी और हमने ये यहाँ तक लिख लिया। अब देखो वो हमारे को ये कह रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने हैं कब, जब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए 50%। भाई जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, when reaction is 50% completed
जो रिएक्शन है वो अगर 50% कंप्लीट हो जाती है, देखो ए के कितने मोल लिए थे अपन ने 2, तो जब 50% कंप्लीट हो जाएगी तो ए के कितने बचने चाहिए 1 मोल। तो व्हेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड 2 - x - y किसके बराबर आना चाहिए 1 के। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब रिएक्शन 50% कंप्लीटेड है तो 2 मोल किस में कन्वर्ट होंगे 1 मोल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 - x - y किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए जब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए 50%। तो यहां से हमारे पास क्या बच रहा है, इसको राइट साइड ले जाओ तो x + y = 1। एक इक्वेशन तो हमारे पास बन रही है ये। भाई ये जो हमारे को गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे को उसने एक पॉइंट ये कहा है कि जो K1/K2 है वो किसके इक्वल है 1/2 के। तो देखो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ B/C है, देखो हमने स्टैंडर्ड केस में ये लिखा था P1/P2 = N1K1/N2K2। तो भाई N1 की वैल्यू तो कितनी है 2, ये N2 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो अब क्या आ जाएगा 2 × K1/K2। K1/K2 उसने हमारे को कितना बता रखा है 1/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 2 × 1/2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो अब P1 और P2 की जगह उसने हमारे को क्या बता रखा है कंसंट्रेशन ऑफ B टू कंसंट्रेशन ऑफ C। तो कंसंट्रेशन ऑफ B टू कंसंट्रेशन ऑफ C किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C अगर 1 के बराबर है तो कंसंट्रेशन ऑफ B किसके बराबर होनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ C के। भाई रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा ये रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट का रेशो उसने हमारे को बता ही रखा था, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है। तो अब इससे हमारे को ना एक चीज़ पता लग रही है, एक पॉइंट तो वहाँ से क्लियर हो गया, एक पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t क्या है 2x, कंसंट्रेशन ऑफ C कितनी है y। तो 2x किसके बराबर आना चाहिए y के बराबर आना चाहिए। अगर अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो देखो ऑन सोल्विंग मैं इसको यहाँ ले आके माइनस कर देता हूँ, तो 2x - y = 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है। ठीक है भाई, अब अपन ने वही 2 इक्वेशनें हैं, इनको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो x + y = 1 है, यह हमें पता लग गया। ठीक है, अब उसने हमारे को ये कहा है कि y किसके बराबर है 2x के, तो x + 2x = 1। हमने यहाँ y की वैल्यू रख दी, तो 3x = 1, तो x = 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। अब इसके बाद अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी 2 - या आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि भाई x + y कितना आता है 1 आता है। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/3 + y = 1, तो y ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2/3। अब क्वेश्चन क्या था, उसने हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B एंड C एट द एंड ऑफ 50% रिएक्शन। तो भाई जब रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी x कितना आएगा 1/3, y कितना आ रहा होगा 2/3। अब हमें फाइंड करना है कि A कितना बच रहा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो तो 2 - x - y = 1 है, तो 2 - x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 2/3 = 1। आप एलसीएम ले लो, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद आप इसको सोल्व कर लो, तो ये आपके पास। अब देखो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसने हमारे को ये कहा है कि a कितना बच रहा है 1 है, तो आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। व्हेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड
जब रिएक्शन 50% कंप्लीट है तो A कितना बच रहा है 1, B कितना है 1/3 और C कितना है 2/3। अब टोटल पूछ रहा है तो आप इसको ऐड कर दोगे तो 1 + 1/3 + 2/3 विच विल कम आउट टू बी, एलसीएम ले लेना 3 + 1 4 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू जो है तो भाई ये वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, एक मिनट, कंसंट्रेशन देखो हमारे पास x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3, कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी है 2x, तो 2 × 1/3 ये कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि भाई कंसंट्रेशन ऑफ B किसके बराबर थी 2x के, तो भाई यहाँ से हमने कंसंट्रेशन ऑफ B फाइंड कर ली, सेम बेसिस पे आप कंसंट्रेशन ऑफ C फाइंड कर लो, ये भी 2/3 है। अब ऐड कर दो तो जो टोटल आएगा वो आएगा 7/3। तो भाई ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है जो हम पैरेलल रिएक्शन के लिए स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि वो कह क्या रहा है। उसने हमारे को ये कहा कि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम A के 2 मोल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे K1/K2 की वैल्यू 1/2 है, तो फाइंड करो कि जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो कितने होंगे। तो भाई सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ B टू कंसंट्रेशन ऑफ C का जो रेशो है वो इसके बराबर होता है, ये हमने पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 है, N2 की वैल्यू 1 है, तो 2/1 × K1/K2 ये आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ से आपके पास रेशो ऑफ B टू रेशो ऑफ C आ गया, वो 1 आ रहा है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C जो है वो 1 के बराबर आ गई, एक यहाँ पे ये टर्म आ जाती है। दूसरा, जब हम इस इक्वेशन को सिंगल सिंगल ब्रेक करके लिखते हैं, भाई मैं इनिशियली A के 2 मोल उसने बता रखे हैं, B के 0 हैं, भाई अगर A की कंसंट्रेशन X डिक्रीज हो रही है तो B की कितनी इंक्रीज होगी 2x, क्योंकि रेशो क्या है 1/2। भाई अगर ये 1 टूट रहा है तो ये 2 बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम A से C देखें तो रेशो 1/1 है। भाई इस रिएक्शन में अगर इसकी कंसंट्रेशन Y डिक्रीज हुई तो इसकी कितनी इंक्रीज होगी Y। अब A की X कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है B की वजह से, Y कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है किसकी वजह से C की वजह से, तो जो A की टोटल कंसंट्रेशन डिक्रीज है वो कितनी आएगी 2 - x - y। तो भाई किसी टाइम t के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो कितनी आ रही होगी 2 - x - y के, B की कितनी होगी 2x, C की कितनी होगी y। अब स्टेटमेंट में वो ये कह रहा था कि जब रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी तो उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मोल फाइंड करो। तो भाई जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है तो AT की वैल्यू कितनी आती है 1, क्योंकि इनिशियली हम कितने मोल लेके चल रहे थे 2। तो एट व्हेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड दैट मीन्स 2 - x - y विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली, x + y किसके इक्वल आ गया 1 के। तो भाई B की वैल्यू कितनी थी 2x, कंसंट्रेशन ऑफ C कितनी थी y। ये वैल्यू को आप इक्वेशंस में रखोगे और आप क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंगली सोल्व कर सकते हो। तो भाई यहाँ से पैरेलल रिएक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको टिपिकली ऐसे ही सोल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि भाई परसेंटेज फाइंड करने का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है। तो होप सो ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप शीट्स में या बुक्स में और क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।